जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस की रिवीजन क्लास होने वाली है। क्योंकि आज सैटरडे है तो आज रिवीजन क्लास कर लेते हैं। और देखो, जो भी कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के लिए किसी भी मेरे भाई बहन ने अप्लाई किया हो तो आपके लिए आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये मेरे वो सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो 1 मिनट इनके लिए देना है। और यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे शिव कुमार हैं, ये कह रहे हैं भैया मुझे पीडीएफ चाहिए। भैया कमेंट बॉक्स में मैंने रिप्लाई में आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। किसी और को भी अगर किया होगा तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्योंकि ये अभी 4 मिनट क्लास जब हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे ठीक 4 मिनट पहले ये कमेंट आया है। और देखो, अंजू लामा गुड मॉर्निंग, तो भैया राम राम, जय श्री राम। पुनीत भैया जय श्री राम। यहाँ पे देखो रोहित और राधा लाल, वेरी गुड क्लास भैया, आपको धन्यवाद। यूजर यहाँ पे कुछ बता रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये राजपूत अजय भैया, आपको धन्यवाद। विकास भैया, प्रियंका और मीनू, और यहाँ पे गीता देवी हैं। और ये भैया राहुल गोस्वामी भैया, दिव्या कुमारी, दीपेंश, पीयूष, लोकेश, तो भैया सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं दोस्त अपनी आज क्लास की तरफ। उससे पहले एक लाइन है कि मेरी असफलताओं में मेरा साथ देने वालों, मेरी सफलताएं सदैव तुम्हारी रेडी रहेंगी। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी आपका बुरे समय में साथ दे दोस्त, उसका साथ कभी मत छोड़ना। और देखो यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज रिवीजन क्लास है। सारे वो क्वेश्चन हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, पहले पढ़ चुके हैं। वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चनों की संख्या भी लगभग 75 से 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 75 से 80 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन नहीं होंगे रोज़ की तरह। तो आप जुड़े रहिएगा और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, बीच में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि रिवीजन क्लास है। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और देखो यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो भैया आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और वैसे 600 से अधिक जीआई टैग दिए जा चुके हैं, तो यहाँ पे याद रखना आपका उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी के आंसर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताना भी है ईमानदारी के साथ में कि आपके कितने सही आंसर हुए हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि टंगस्टन का संकेतक क्या है। तो टंगस्टन का जो संकेतक है वो यहाँ पे ज़्यादातर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि लोगों जितने भी मेरे दोस्त हैं टी आ रहा होगा दिमाग में, लेकिन मैं आपको बता दूँ डब्लू है, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो यहाँ पे है डब्लू, वो सही जवाब हो जाएगा। इसका जो गलनांक होता है वो भी याद रखना कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 3500 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है रैम का पूर्ण रूप क्या होगा। रैम का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे। तो रैम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और जो रोम होता है ना, क्या रोम, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो भी याद रखना, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है विद्युत सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, मैं मुख्यतः अगर पूछा जाएगा तो आप याद रखना ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आपका प्राथमिक आ जाता है और दूसरा आपका द्वितीयक आ जाता है ना। और इनकी जो खोज है ना वो भी याद रखना 1799 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। और कौन था, एलिजांडो वोल्ट है ना, उन्होंने की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पता है 2 प्रकार के, एक तो होता है आपने देखा होगा जिसे सिर्फ यूज कर सकते हो, चार्ज नहीं कर सकते हो, है ना। और एक होता है जिसे आप चार्ज भी कर सकते हो। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। सॉरी, तो यहाँ पे दिया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो ये देखो, ये सब पहले हम लोग कर चुके हैं यार। अगर आप जुड़े हुए हो पहले से तो आपको पता भी होगा। यहाँ पे सही जवाब आपका 2007 से 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही टिक करेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज समझ लीजिएगा आपका पेपर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कितना ईमानदारी से सही करते हैं, कितना स्किप करते हैं और कितना गलत करते हैं, वो अपना स्कोर खुद देखना है और मुझे भी बताना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो दिया गया है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 123, ऑप्शन ए आपका सही जवाब
हो जाएगा, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय से वो राष्ट्रपति जी सलाह मशवरा लेते हैं, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अनुच्छेद 164 भी आपको पहले बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप इसमें से जवाब कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही जवाब करेंगे। और हरियाणा में वो है क्या, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है ना। गुजरात में कौन सा है, गिर नेशनल पार्क है। और सिक्किम में कौन सा है, बताओ सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है। नंदी हिल्स जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखो सिक्किम, राजस्थान, केरल, आपको इसमें से सही जवाब लगाना है, तो आप यहाँ भी वही लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखो यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक होगा सही जवाब। क्या होगा, कर्नाटक हो जाएगा। और राजस्थान में तो वो है माउंट आबू, है ना। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है ना। केरल में मुन्नूर है, मुन्नार, ठीक है ना, क्या है, मुन्नार है, मुन्नार। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो नंदी हिल्स है वो कर्नाटक में है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना 1783 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1783 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो 18 जनवरी 1783 ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, ऑस्ट्रिया की मुद्रा का नाम क्या है। बताओ भैया, इसका जवाब करो फटाफट। ऑस्ट्रिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे। देखो ऑस्ट्रिया की मैंने उस दिन आपको वो भी बताई थी, कैपिटल क्या बताया था, वियना, है ना। ऑस्ट्रिया की वियना और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा आप क्या बताएंगे, यूरो। देखो यूरोपीय संघ में जो भी कंट्रियाँ आती हैं उनका जो मतलब आधिकारिक मुद्रा है ना वो यूरो है, ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। और जो पाउंड है ना ये किसकी है, ये ब्रिटेन की है, ठीक है ना। पाउंड किसकी है, ब्रिटेन की है। और जो यहाँ पे रूबल दे रखा है ये रूस का है भैया, है ना, ये रूस का है। और यूरो जर्मनी का भी है, मैंने आपको जैसा कि बताया था अभी, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो याद रखना ये प्रश्न मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए कभी। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे एक होता है, कितना होता है, ओनली एक होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप मुझे बताइएगा कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अभी तक हम सिर्फ 89 तारामंडलों को जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 89, आपका बिल्कुल 89 सही जवाब। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, है ना। और यहाँ पे पहले तो याद रखना कि ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन 27 किलोमीटर मिनट, वो सॉरी मिनट, हाँ सही हो जाएगा, 27 किलोमीटर मिनट आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैंने कल ये आपको इससे संबंधित भी क्वेश्चन कल कराए थे कि एक डिग्री देशांतर कितने समय में भ्रमण करती है। ये सब मैंने आपको कल बताया भी था। ये भी बताया था कि पूरे 24 घंटे में 360 जाती है, तो आप कैसे निकालेंगे, वो सब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। आपने नहीं देखी है तो कल की क्लास को ज़रूर देख लेना। देखो यहाँ पे दिया है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी। सुएज नहर जो है ये कब बनकर तैयार हुई थी, तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 1869 ईस्वी। 1869 ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इसकी उस टाइम जो लंबाई थी वो कितनी थी पता है आपको, 164 किलोमीटर। कितनी थी, 164 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है पता है, 193.30 किलोमीटर। 193.30 किलोमीटर इसकी अब लंबाई है। ये आप वर्तमान में भी ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, करिए इसका सही जवाब। तो आपका सही जवाब एशिया हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे भैया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने
अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, तो याद रखना 5वां भाग रेगिस्तान है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन सी लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब, और बढ़ लेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना शांति निकेतन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी वो की थी स्थापना, तो वो भी याद रखना। एक आपसे पूछा जाएगा हिम शिवालिंग, हिम शिवालिंग जो है वो कहाँ पर है, वो अमरनाथ में है ना। और भारत भवन कहाँ है, भोपाल में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं मात्र 1 मिनट के लिए रुकता हूँ सिर्फ क्लास में, एक बार 17 क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि हो सकता है माँ भगवती मेरी बाड़ी पर विराजमान हो, और जो भी मेरे दोस्त इस टाइम मुझे सुन रहे हैं उन सभी को इस बार 100% दोस्त सिलेक्शन मिलेगा। ये मैं आपको अपनी सच्ची आत्मा से आशीर्वाद दे रहा हूँ। और दोस्त आप भी एक बार अपने भाई को लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। जो भी मेरे नए दोस्त मेरे साथ में जुड़ेंगे, एक बार आप लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। साथ में चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और अगर पीडीएफ चाहिए किसी को भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, या फिर कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना किसी भी क्लास में जाके, वहाँ पर किसी न किसी ने टेलीग्राम के लिए बोला हो तो रिप्लाई में मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर भी किया होगा। अदरवाइज़ आप मुझे बोल देना, मैं शेयर कर दूँगा और आप ज्वाइन कर लेंगे। तो मुझे ये भरोसा हो गया है कि आप क्लास को शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ में। और देखो यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है कि 1 रुपए की नोट कौन जारी करता है। 1 रुपए का जो नोट है वो कौन जारी करता है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और 1 रुपए के नोट के बाद जो भी नोट हैं, जो नोट हैं, ठीक है ना, सिक्के नहीं, जो नोट हैं वो कौन जारी करता है, ये आप मुझे क्या करेंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ऑप्शन आपके लिए चलिए यही रहेंगे, ठीक है ना दोस्त। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है। अंतिम उपन्यास, अब यहाँ पे देखो ये जितने भी उपन्यास हैं उनसे संबंधित हैं, ठीक है ना, उन्हीं ने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे उनका अंतिम पूछ दिया गया है, तो याद रखना मैंने आपको इसीलिए पहली बार बताया था गोदान, गोदान बताया था ना, तो ये गोदान आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। गोदान है और एक है सेवा सदन, सेवा सदन, तो सेवा सदन भी याद रखेंगे। प्रमाश्रम था और रंगभूमि था, कर्म भूमि रंग भूमि है ना। और ये गबन है, गबन भी याद रखेंगे। और सबसे छोटा निर्मला है जो यहाँ पे दे रखा है, ये जो निर्मला दे रखा है ये सबसे छोटा है, लेकिन प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो यहाँ पे याद रखना अनुच्छेद 32 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, संविधान की आत्मा भी कहा गया है, ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और 17 और 25 तो मैंने आपको कई बार बताया, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित 17 है, और धर्म से संबंधित आपका धर्म का प्रचार एवं धर्म की स्वतंत्रता आपके 25 में आ जाती है ना, तो ये तो पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ पे दिया है कि जूडो के खेल में डैन का अर्थ क्या होता है। जूडो के खेल में डैन का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना डैन का अर्थ होता है डिग्री। डैन का अर्थ क्या होता है, डिग्री, जिसे आप बोल सकते हो कि कौशल का जो स्तर है, मतलब जो कौशल है ना, जो आपके अंदर जो प्रतिभा है उसका जो स्तर है वो उसे बोलते हैं डिग्री, ठीक है ना। डैन शब्द का मतलब होता है डिग्री। और ये पता है आपको जूडो जो है ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। किस देश का, जापान का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो याद रखना हॉकी है। क्या है, हॉकी है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। किताब उल हिंद की जो रचना है वो किसने की थी। आज मैं इसलिए इन क्वेश्चनों को दोबारा कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। और अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कुछ अलग टॉपिक से करते हैं, है ना, कुछ अलग हटके इनसे। तो यहाँ पे बताओ पहले
पहले तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपका क्या होगा, अल बरूनी। ऑप्शन ए जो है अल बरूनी आपका सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य की अर्थशास्त्र को भी याद रखना, सूरदास की सूर सागर जो कि मैंने आपको कल ही बताया था, है ना, सूर सागर को भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो भैया देखो ये तो हाँ होली है ना, बुरा ना मानो होली है। ऑप्शन ए जो हो, ऑप्शन ए होली सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए नेफोस्कोप। नेफोस्कोप ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब भूकंपीय तरंगों को जो नापता है वो सिस्मोग्राफ होता है। भूकंपीय तरंगों को जो नापता है वो सिस्मोग्राफ होता है। और जो हाइग्रोमीटर है ये वायु की आर्द्रता को नापता है। वायु की आर्द्रता को कौन नापता है? हाइग्रोमीटर नापता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षावन जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दे रखा है आपका ब्राज़ील, ये सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे भारत भी दे रखा है, ठीक है ना, भारत भी दे रखा है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो मुझे लगता है वो होना चाहिए सही जवाब ए और सी। ए और सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और सी आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। सदाबहार वन ब्राज़ील में भी पाए जाते हैं और भारत में भी पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ऑप्शन होना चाहिए था ए और सी, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी पे सही नोट करेंगे। और देखो याद करना हो या नोट्स बनाना हो उसके लिए मैं आपसे रोज़ कहता हूँ आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं आपको इतने क्वेश्चन बताता हूँ ना रोज़, और साथ में आपको पीडीएफ भी देता हूँ। इन सभी को अगर इकट्ठा कर लोगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो पहले तो दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक उपनाम है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थलों को दिया गया भौगोलिक उपनाम क्या है? तो याद रखना वो हो जाएगा डाउन्स। क्या हो जाएगा? डाउन्स, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो यहाँ पे जो पेरी है ना, पेरी घास मैदान, ये कहाँ होते हैं बताओ? तो ये याद रखना ये कनाडा के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है ना, किसके? कनाडा के मध्य पाए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कनाडा कलर लिख दिया, ठीक है ना, कनाडा के मध्य पाए जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है कि कृषि, माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे गलत पढ़ लिया, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो जो कृषि है ना वो याद रखना वो प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे लगा देना है हमें, बिल्कुल सही जवाब। और मैं आपको बता दूं कि हर सैटरडे को आपको एक रिवीजन क्लास मिला करेगी, और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा ना उसके बाद जो आएगा एक सैटरडे को छोड़ के, तब जो आज हम पढ़ रहे हैं वो उस दिन आपको मिलेगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दोस्त दिया गया है निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? मक्का पहले तो आपको बता दूं, मक्का से एक बात याद रखना कि ये खरीफ की फसल है ना। दूसरा याद रखना कि 12 मास मतलब कि 12 महीने जो फसल पैदा होती है वो मक्का है, ठीक है ना। अब 12 मास होने लग गई। और देखो मक्का का जन्म स्थान अगर पूछेगा तो मैक्सिको, यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया गया है मैक्सिको आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्त? सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है भैया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब लगा देंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सन 1883 में किस देश ने जल विद्युत की स्थापना की थी? सबसे पहले, कहने का मतलब सबसे पहले सन 1883 में किस देश ने जल विद्युत की स्थापना की थी? तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है वो आपका फ्रांस हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्ष बनी है? हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्ष बनी है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना वो श्रीमती प्रीति सूदन जी। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। तो आप याद रखना पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। कुंडल वन पता क्या है? कुंडल वन कश्मीर का नाम है। किसका? कश्मीर का नाम है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो याद रखना अब्दुल गफ्फार खान, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे लगा देना है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। 17 दूनी 34, 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा कि हो सकता है माँ भगवती विराजमान हो मेरी बाड़ी पे, और जो भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं उन सभी को इस बार 100% जॉब मिल जाएगी, वर्दी मिल जाएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। और आप लोग भी एक बार देखो यार, इस क्लास को थोड़ा सा यार शेयर करोगे दोस्तों के साथ में, और लाइक वाला बटन तो ज़रूर दबा देना, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि हाँ मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो रिवीजन क्लास चाहते हैं कि रिवीजन क्लास भैया कराया करो, अच्छा रहता है ना, चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। और देखो लाइक तो कर ही दोगे, साथ में यार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप मेरे साथ परमानेंट जुड़े भी रहोगे। और यहाँ पे देखो प्रश्न भी दिया गया है कि 1 गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है भैया? 0 मिलती है, 0 0। ऑप्शन ए जो है याद रखना, ठीक है ना। ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। माजुली द्वीप किस राज्य में है? माजुली द्वीप किस राज्य में है? मैं आपको बताऊं कि पहले तो इसका जवाब लिख लो, असम, ठीक है ना। कहाँ पर है? असम में है। अब यहाँ से देखो बताऊं मैं आपको कि ये इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो भी याद रखना। देखो हो सकता है पूछा जाए तो 352 वर्ग किलोमीटर, क्या 352 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये देखो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी याद रखना। और ये पता है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भी याद रखना 2900 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना? 2900 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है सॉरी, यहाँ पे दिया गया है केपी शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप क्या बताएंगे? देखो केपी शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे सही जवाब आपका नेपाल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे लगा देंगे, बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है स्पेन की राजधानी क्या है? बताइए फटाफट। देखो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है मैं चाहता हूँ कि आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो याद रखना स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और मॉस्को जो है ये रूस की राजधानी है। किसकी? रूस की। पेरिस जो है ये किसकी? फ्रांस की राजधानी है ना। किसकी है भैया? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और देखो यूनान की जो राजधानी है, यूनान की, ये भी याद रखना, ठीक है ना। यूनान की जो राजधानी है वो एथेंस है। क्या है? एथेंस है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। यूक्रेन की राजधानी पूछी जा सकती है, तो यूक्रेन की याद रखना कीव है भैया। क्या है? कीव है। और देखो आपसे ग्रेट ब्रिटेन की पूछी जा सकती है, तो ब्रिटेन की आप क्या बताएंगे? लंदन है ना। तो इस प्रकार से सभी राजधानियां एक बार देख लेना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो भैया एशिया का मरीज तो चीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। और देखो यूरोप का मरीज अगर पूछा जाएगा तो तुर्की बताना है। यूरोप का अगर मरीज पूछा जाएगा तो आप किसे बताएंगे? तो आप तुर्की को बता देंगे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? ये तो हमने कल ही क्वेश्चन करा था यार, है ना। ये भी बताया था कि ध्रुव पर क्या होगा, है हर तरीके से मैंने बताया था, कहाँ पे कम होगा कहाँ पे ज़्यादा, पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। तो इसलिए आज कोई इसमें डिटेल नहीं करनी है, सीधे घटता है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह से अगर नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे तो जी का मान जो है वो घट जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो भैया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो वो जनरेटर बदलता है, और जनरेटर में डायनोमो लगा होता है ना, डायनामा होता है। तो याद रखना डायनोमो आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो मोटर है ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। भाई बत्ती से चलता है और फिर ये चक्की चलाता है ना, आटा पीसता है, तो याद रखना। ऐसे मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। और बताओ, मैंने उस दिन बताया था कि माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है, तो वो याद रखना, वो ध्वनि ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और जो सितार है ना, सितार वो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है सितार, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है, सभी द्रवों का जो क्वथनांक है वो दाब बढ़ने पर क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना दाब बढ़ने पर वो बढ़ जाता है, क्या माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे घट जाता हो गया, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा दोस्त बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितने डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। ये देखो, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितने डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आप बिल्कुल सटीक जवाब लगाएंगे 1 मिलियन डॉलर। कितना, 1 मिलियन डॉलर। ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है, किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, याद रखना अनुच्छेद वो हो जाएगा यहाँ पे आपका 233, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 233 हो जाएगा। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है कौन से आर्टिकल के तहत, तो याद रखना 256 के तहत, ठीक है ना। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है आर्टिकल 256 के तहत, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब अनुच्छेद 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 110 जो दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 61 जो है ये महाभियोग राष्ट्रपति जी पे चलाया जाता है, और ये 123 क्या है जो कि मैंने अभी आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आज अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये आप कितने सीरियसली इनको नोट कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा आपका है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपका सही जवाब गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, गुजरात, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो याद रखना 1600 किलोमीटर है। कितनी है, 1600 किलोमीटर है, तो ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो आपके लिए, ये पता है क्या 41 बंदरगाहों से जुड़ती है, 41 बंदरगाहों से, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे दिया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी और कब की थी, तो यहाँ पे बताइएगा। तो याद रखना राजा राम मोहन राय जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और इन्होंने ये 1828 में स्थापना की थी। कब, 1828 में स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती जी ने बताओ किसकी स्थापना की थी, तो याद रखना आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य समाज की स्थापना की थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं और देखो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी से फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखना भूलना मत दोस्त, 1939 में। कब, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जब ये कांग्रेस से अलग हो गए थे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखो पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम लेती है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम लेती है। कल मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है वो 4 मिनट में कितना घूमती है, कल ये बताया था ना। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम लेती है, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना 15 डिग्री। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है 15 डिग्री सही जवाब हो जाएगा। 24 घंटे में 360 घूमती है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे देखो कोई दिक्कत आ रही है नहीं, तो यहाँ पे देखो दिया गया है पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है। ये आपकी पेरिस ओलंपिक भैया आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से देखो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो याद रखना कांस्य पदक, ऑप्शन सी जो है कांस्य पदक आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति
कौन थे? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम सभापति गणराज्य, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति पूछा गया है, ठीक है ना। राज्यसभा के प्रथम सभापति पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और देखो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे गलत जवाब नहीं होना चाहिए किसी का भी। और देखो यहाँ पे दिया है भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली थी? भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली थी? तो याद रखना अगर भूमिगत पूछी जाएगी तो कोलकाता मेट्रो आपको याद आ रहा होगा, है ना। कोलकाता मेट्रो याद आ रहा होगा ना। तो याद रखना ये कोलकाता में चली थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको वो भी बता दूँ 21 अक्टूबर 1984 को चली थी। कब? 21 अक्टूबर 1984 को प्रथम भूमिगत ट्रेन कोलकाता में चली थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कब हुआ था? तो भैया ये कब हुआ था, और यहाँ पे मैंने देखो कब की जगह कहाँ वो देश के नाम लिख दिए। तो याद रखना भैया ये चीन में हुआ था, ठीक है ना। और अगर प्रश्न पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो आप याद रखना ये लगभग 812 ईस्वी के लगभग हुआ था। 812 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है भारत के अलावा कौन सा देश 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? देखो 15 अगस्त को तो ये दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया दोनों मनाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि याद रखना 14 को भी पूछा जाता है, 14 को। तो 14 को याद रखना 14 को पाकिस्तान मनाता है, ठीक है ना। और 15 अगस्त को शोक दिवस कौन मनाता है? तो शायद जो मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं बांग्लादेश मनाता है शायद, है ना। तो यह मुझे कंफर्म कराएंगे कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? तो सोना जो है वो कोलार में पाया जाता है। कोलार ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर कोलार की बात करें ये कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखना ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्त? तो कर्नाटक में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। पन्ना में हीरा पाया जाता है ना। हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना में पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना संजय ने देखा था। किसने देखा था? संजय ने देखा था। और किसने दी थी? महर्षि वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। तो ये भी आप वेद व्यास मुनि जी ने दी थी, वो भी आप याद रखेंगे। और संजय ने देख के क्या किया था? जो धृतराष्ट्र थे ना, क्या कौरव सेना के जो वहाँ के राजा थे ना, धृतराष्ट्र, उन्हें जो वहाँ पे मतलब युद्ध में जो लड़ाई हो रही थी उसका क्या हाल है वो बताने के लिए उन्होंने दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया था। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेरा जी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी जो है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेरा सही जवाब हो जाएगा। और आरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? मनोज यादव है। आरपीएफ जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये भी आपको देखो पता होना जरूरी है ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो ये देखो मुझे लग रहा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। वो कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे वो है कृष्णा नदी। कहाँ पर? ये शायद आंध्र प्रदेश में है ना, ये आंध्र प्रदेश में है। लेकिन एक नदी और है बागी नदी। कौन सी? बागी नदी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब लगा देंगे। ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। कृष्णा नदी और बागी नदी यहाँ पे हीरे पाए जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखना। मैंने जो पढ़ा था शायद मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा, जो कोहनूर हीरा था ना, कोहनूर हीरा, वो भी कृष्णा नदी से मिला था शायद, ऐसा कुछ शायद मैंने पढ़ा था। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? जो जीआई टैग दिया जाता है ना, भौगोलिक संकेतक, है ना, उसका जो समय सीमा है वो क्या होती है? तो याद रखना वो होती है 10 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 वर्ष आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे।
संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे तुरंत बताना है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। किसे भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, जिसमें याद रखना महेंद्र जो है वो इनके पुत्र थे। वो कौन थे? पुत्र थे। और जो संघमित्रा है वो कौन थी? वो थी इनकी पुत्री। तो इनको भी आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो याद रखना वो था नंद वंश का। किसका था? नंद वंश का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और पता है यहाँ पे क्या हुआ? अगर आपसे वो पूछा जाएगा कि कौन राजा था, तो याद रखना वो था धनानंद। कौन था भैया? धनानंद था। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मौर्य राजवंश की स्थापना हुई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो याद रखना वो हुई थी मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हो ना। तो याद रखना मोहनजोदाड़ो से हुई थी। और देखो जो विशाल स्नानागार है ना, विशाल स्नानागार है वो भी यहीं पे मिला था। और पशुपति नाथ की जो मोहर है वो भी यहीं पे मिली थी, है ना। तो ये सब आप याद रखें। कालीबंगा से देखो चावल का साक्ष्य मिला था, है ना, चावल का। और काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। तो ये सब याद रखना है आपको। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो याद रखना वो लिखी थी फिरोज शाह तुगलक, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन बी वो थी फतूह ए फिरोज शाही। फतूह ए फिरोज शाही। तो ये आप याद रखेंगे। अकबरनामा जो है वो किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, है ना। अबुल फजल ने लिखा था। और हुमायूं नामा जो था वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। हाँ सही है, गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने वुमेन एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये देखो आपके लिए करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। याद रखना श्रीलंकाई, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका आप जवाब करिएगा कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? लेकिन मैं तब तक आपको एक लाइन सुना दूं कि देखो यार, कहते हैं ना कि इतने कमज़ोर नहीं कि वफादार होने का ऐलान करें, हमें यकीन है अपने किरदार पर, जो भी खोएगा वो ढूंढता फिरेगा। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये आपके लिए कह रहा हूँ कि आपको ना खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज अगर आपको कोई मना कर रहा है, अगर आज आपको कोई छोड़ के जा रहा है ना, तो एक दिन वो आपको ढूंढता फिरे। और ये सच है। ये तभी हो सकता है जब आप स्ट्रगल करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न का जवाब आपका 1510 हो जाएगा सही जवाब। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भी की थी, है ना, मुगल वंश की स्थापना भी की थी। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ में जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह है। कबीर के उपदेशों का संग्रह है। तो इनमें क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? तो याद रखना वो हो जाएगा आपका बीजक। क्या हो जाएगा? बीजक। आगम सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है ना। और त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पीडीएफ के लिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए मैं आपको बताऊं, देखो आप क्या करेंगे, अगर अब मैंने आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दे पाया और आपको तुरंत चाहिए, तो उसके लिए आपको देखो, जब आप क्लास देख रहे हो ना, तो जीके जीएस ऐसा ये बन के आ रहा होगा, वहाँ पे लिखा होगा 17 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर। और देखो मैं आपको बता दूं, पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 17 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, जो कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये सब
मुझे ये भी पता है कि बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता है ना। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, 17 पॉइंट कुछ के लिखा होगा, जब क्लिक करेंगे तो एक चैनल पूरा खुल जाएगा ये, है ना। ऐसा ये बना होगा, ऐसा ये यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे लिखा होगा जीके जीएस के यूज, यहाँ पे लिखा होगा देशी फ्रॉम गाँव वाला, उसके नीचे एक लिंक लगा होगा, टी लिखा होगा, और एक लिंक होगा, एक लिखा होगा वन मोर। तो ये टी वाले पे क्लिक करोगे ना, तो दोनों खुलेंगे, एक तो टेलीग्राम का भी खुलेगा और मेरे इंस्टाग्राम का भी खुल जाएगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और अगर मुझसे जुड़ना चाहो तो यार फॉलो कर देना, है ना। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि हुमायूं नामक ये नमक की रचना किसने की थी। हुमायूं नामक जो किताब है उसकी रचना किसने की थी। कहने का मतलब ये है कि हुमायूं नामक की जो रचना है वो किसने की थी, तो याद रखना गुलबदन बेगम ने करी थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, अबुल फजल भी बताया था। बाण भट्ट सुन लो कि बाण भट्ट जी ने हर्षचरित की रचना की थी, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना। और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो हम तो वैसे भी यार एक क्वेश्चन को 20 बार करते हैं, ताकि ना आप बोलो ना हम बोलें। अब यहाँ पे दिया गया है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैगस्थनीज जो था, मैगस्थनीज, ये आप याद रखना कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी एक रचना भी है इंडिका, क्या है, इंडिका। तो उसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। झीलों का देश किसे कहते हैं। झीलों का देश किसे कहते हैं। तो झीलों का देश यहाँ पे पूछा जाएगा, तो याद रखना किसे बोलते हो दोस्त, फिनलैंड को बोलते हैं। किसे, फिनलैंड को। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे फिनलैंड आपका सही जवाब हो जाएगा। और चीनी का कटोरा पूछा जाएगा, अगर चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो याद रखना क्यूबा को बोलते हैं। किसे, क्यूबा को बोलते हैं, है ना। और मध्यरात्रि का सूर नॉर्वे को बोलते हैं। सूर्योदय का देश जापान को बोलते हैं। तो ये सब आप एकदम रट मारो। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है। तो ये मैंने एक दिन आपको, जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, तब मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था, है ना, कि क्या बोलते हैं, फ्रीजेस, फ्रीजियन कैप यहाँ पे लिखा है, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फ्रीजेस या फ्रीज आपको लिखा मिले तो लगा देना, ठीक है ना। ये लाल रंग की टोपी लगाए हुए एक प्रतीक था ओलंपिक में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो भैया लाल रंग का तो मंगल दिखाई देता है ना। और पीला बृहस्पति, बृहस्पति को याद रखना, पीला कपड़ा पहनते हो ना तो पीला ग्रह। मंगल को लाल कपड़ा पहनते हैं भाई, तो लाल ग्रह, ठीक है ना। शनिवार को काला कपड़ा पहनते हैं तो काला ग्रह। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और मैं आपको बता दूं ये मंगल ग्रह से कि ये जो है ये 7वां सबसे बड़ा ग्रह है, 7वें नंबर पे आता है बड़े में। सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, सबसे बड़ा जो है वो कौन है, बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन सा है, बुध है ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है देशांतरों की संख्या कितनी है, देशांतरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, 360 है। कितनी है दोस्त, 360। ऑप्शन सी यहाँ पे लगा देंगे, बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो किलायू ज्वालामुखी याद रखना ये हवाई द्वीप में है। कहाँ है, हवाई द्वीप। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है जो मैदानों में निवास करता है। तो आप यहाँ पे बताना 90% जनसंख्या है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ आज की क्लास में आपको ये 73 क्वेश्चन रिवीजन करवा दिए गए हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सभी को एक बार रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है ना दोस्त। और अब जो क्लास चले उसमें रेलवे से भी संबंधित आपको 10 क्वेश्चन लगभग रोज़ मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं साथ में आपको करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन लगभग रोज़ मिलते हैं। और बाद बाकी आपसे जितने भी मिक्स क्वेश्चन आपके साइंस और जीके सारा कुछ आपको टोटल मिला के 50 क्वेश्चन रोज़ मिलते हैं। और उसकी PDF भी मिलती है। और PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दोगे, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लेना। और अगर टेलीग्राम पे कोई दिक्कत आती है, नहीं हो पाता है, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरी सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।